नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के विकास मॉडल पर कि भारत ने कितनी तरक्की की है। 1947 से 2020 तक में भारत ने कितनी तरक्की कर डाली, भारत ने क्या पाया और क्या खोया। तो कोरोना ऐसा लगता है जैसे सही वक्त पे सही टाइम पे आया और इसने भारत को एक ये चुनौती दी है कि आप विश्व गुरु होने का जो दावा करते हैं, तो विश्व गुरु होने का जो दावा करते हैं और आपको ये कहते हुए घूमते हैं। हमारी मीडिया भी हमें बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बीच में सुनने को मिला था कि बड़ी तेज़ी से अब बढ़ने वाली है, ट्रिलियन बिलियन होने वाला था। और हमने ये भी सुना था कि भारत भी वो दिन दूर नहीं कि वो अमेरिका को पछाड़ देगा, वो सुपर पावर बनेगा। ये सुनते हैं तो सीरियसली अच्छा ज़रूर लगता है क्योंकि ये देश हमारा है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो लगता है कि ये देश है कि एक आर्मी में जो जाके लड़का काम करता है वो भी इस देश के लिए काम करता है, जो पुलिस में काम करता है वो भी इस देश के लिए काम करता है, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब कहीं ना कहीं देश निर्माण में लगे हुए हैं। तो देश निर्माण की परिभाषा कुछ इस तरह बदली कि जब कोरोना वैश्विक महामारी भारत में पहले कदम रख रही थी, पैरों को पसार रही थी, तब हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। हमें लगा कि ट्रंप देख के जाएंगे कि भारत ने कितना विकास कर लिया। और उस बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि कैसे इस चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया था। मुझे लगता था कि लॉकडाउन जो हुआ वो सही था। मैं वैश्विक महामारी की बचाव की वजह से भी सही था, और दूसरा जनता की नज़रों में सरकार क्या है, सरकार की नज़रों में जनता क्या है, ये चीज़ अच्छे से लोग भली भांति जाने और समझें। तो ये एक अच्छा स्टेप था, अच्छा हुआ। हमने जब पलायन करते हुए मज़दूरों को देखा तो हमें अब ऐसा लगने लगा कि शायद ये 1947 का ही भारत है। कुछ 1947 के भारत की भी तस्वीरें ऐसी ही थी जब बंटवारा हुआ था और देश आज़ाद हुआ था। तो इतिहास के पन्नों में वो तस्वीरें दर्ज थी जो हमने दिल्ली से पलायन करते हुए लोगों को देखा, महाराष्ट्र से पलायन करते हुए मज़दूरों को देखा, यहाँ से वहाँ जा रहे थे। पलायन का मैंने ये कहना चाह रही हूँ कि जब लोग अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो वो अपने राज्य की जितनी जवाबदारी रहते हैं उतनी जवाबदारी वो उस राज्य के भी होते हैं जहाँ वो अपना श्रम दान कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होते दिखते नहीं दिखता। हमने कई बार देखा गर्भवती महिलाओं ने एक बच्चा गोद में पकड़े, दूसरे हाथ से सूटकेस घसीटते और पेट में 7 महीने का गर्भ लिए हुए घर जा रही हैं। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कितने निर्दोष लोग मारे गए। कोई भुखमरी से मर गया, कोई थकान से मर गया, लेकिन मरा ही। वो दिन कहाँ चला गया कि एक सरदार पटेल का भारत था जहाँ पर एक इंसान की भुखमरी से मौत हुई थी तो लगा कि देश पूरा शर्मसार हो चुका था। तो पटेल जी ने कहा कि किसी को मत बताना भाई कि हमारे यहाँ एक भुखमरी से कोई एक व्यक्ति मर गया। मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे भारत ने अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन जब यहाँ पर इसी भारत में 3 लाख लोग रोज़ भुखमरी से मर जाते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उस भारत को शर्म क्यों नहीं आ रही है कि आज तो 3 लाख की संख्या में भारत में लोग भुखमरी से मर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में भी उभरा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, फसलें ज़्यादा होती हैं। तो ये उसकी एक वो रही। और लॉकडाउन जो हुआ उसने एक पोल ये भी खोल दी कि प्राकृतिक आपदा अगर आती है, जैसे कोई भी महामारी आती है, तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार करके रखा है, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर की सहायता के लिए हो। तो ये चीज़ें भी हमने देख डाली हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हम ज़ीरो थे। और मोदी जी बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके हमेशा फैसले ऐसे रहते हैं जिससे जनता परेशान होती है। लोगों ने जनता के लिए पीएम को चुना था, लेकिन इतनी हरकतें मोदी जी ने की, हम इनको हरकतों में गिनते हैं कि रात में कभी भी आ जाना और कुछ भी कह देना। बड़े बड़े देशों का अगर आप देखें तो उन्होंने लॉकडाउन की तैयारी करने के लिए, और लॉकडाउन होगा इसके लिए उन्होंने 4 दिन का समय दिया अपने जनता को। और हमारे जो मोदी जी हैं ये सिर्फ 4 घंटे का ही टाइम देते हैं। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमने देश का प्रधानमंत्री चुना था या हमने कोई जोकर चुन लिया था। और आज उन्हीं प्रधानमंत्री की वजह से बहुत लोगों ने, मीडिया तो महिमा मंडन करती है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को पकड़ लेती है तो वो उसका महिमा मंडन करती ही रहती है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल हूँ। ना मैं कांग्रेस की हूँ ना मैं बीजेपी की हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझे कांग्रेस ही ना कह दें,
क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, उस पे लोगों ने मुझे कहा था कि कांग्रेस ने तुम्हें कितने में खरीदा। तो सच को कोई नहीं खरीद सकता, चाहे वो कोई भी हो। बात अब यही है। और ये धीरे धीरे चलता गया, लॉकडाउन भी बढ़ा, लोग भुखमरी से भी मरे, पीपीई किट, इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाई, सैनिटाइज़र और मास्क की कितनी यहाँ पर कमी थी, ये सब भी देखा। डॉक्टरों ने भी, नागपुर का ही मैंने एक वीडियो देखा था, डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल दिया कि हमें ये नहीं, ये चाहिए, पीपीई किट चाहिए, सैनिटाइज़र चाहिए, मास्क चाहिए। फिर भी लोग मीन्स द कहना चाहिए कि सरकार नहीं चेतती, सरकार को ये सब चीज़ें आसान लगती है, मजाक लगती है। क्योंकि हमने जब प्रधानमंत्री ही जोकर चुना हो तो फिर क्या होगा, बात तो जोकर वाली ही होगी। तो ये चीज़ें थी। और एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इस लॉकडाउन में कि जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग थे, किसी ने इस बात का आके खंडन नहीं किया कि देश में पहले प्राथमिकता क्या है। लोगों ने उस वक्त भी अपने प्रॉफिट की सोची। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने किस हद तक किया हरकतें की देश की जनता के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया कैसे दिखाती, जब मीडिया के ही लोगों ने उन चीज़ों का महिमा मंडन किया हो, गरीबों का मजाक बनाया हो। और इस लॉकडाउन की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हुए, ये सभी के पास आंकड़े हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं, ये किसी मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया। और बहुत सारी चीज़ें थी कि बेरोज़गारियाँ भी बढ़ी, चीज़ें भी बढ़ी। और आज प्रधानमंत्री जी हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने उद्बोधन में कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, आप आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करिए, हम सब भारतवासी आपके साथ, आपके हर एक अच्छे काम में आपके साथ हैं। और बुरे काम में सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं, और विरोध करेंगे तो डर लगता है, क्या पता किसी दिन जेल के अंदर ना हो जाए। विरोध हम उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो जनता के हित में नहीं होता। अगर आप आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा की बात करते हो तो हम आपको याद दिला देते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे तब से आज तक आपने कितने वादे किए हैं। और हम बड़े बड़े वादे कर बताएंगे आपको, जिससे भारत का निर्माण होता है, जिससे भारत की छवि सुधरेगी और भारत के बच्चे आने वाले कल का निर्माण करने वाले हैं और भारत के भाग्य विधाता हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इन भाग्य विधाताओं के बारे में भी मोदी सरकार ने कभी सोचा था। पर अच्छी बात है, अगर राजनीति में ये चीज़ें बदल जाएं तो फिर बात ही क्या ना है, पर वो कभी नहीं बदलेगा। जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस केंद्र में हुआ करती थी, तो आपने एक बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आ जाती तो हम भारत को सोने की चिड़िया घोषित कर देते। मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हैं, और जब हम एक हैं तो अगर कश्मीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो भारत पहले से ही सोने की चिड़िया है, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत की शुरुआत ही कश्मीर के बॉर्डर से होती है। तो आप ये पहली बात तो आप ये भी समझिए कि आप क्या कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने जब उद्बोधन दिया, सारे जानकार चुप बैठे थे, सारी मीडिया चुप बैठी थी, किसी ने नहीं कहा कि आप कैसी बात करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। भारत तो पहले से ही सोने की चिड़िया रही है। अच्छी बात है। फिर आपने जब चुनाव प्रचार आप करते रहे, ठीक है, उस समय आपकी सरकार नहीं आई, तब आपने बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया, अच्छी बात है। अपोजिशन का काम भी है विरोध करना, क्योंकि अगर अपोजिशन सवाल नहीं उठाएगा, जनता सरकार से सवाल नहीं करेगा, तो फिर सवाल कैसे होगा। लेकिन जब मोदी जी की राजनीति इस तरह से चमकी कि जब वो इस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो उन्होंने कहा, अरे हमारी सरकार ला दो, हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। तो सोने की चिड़िया तो हम पहले से थे, इसमें आपकी ज़रूरत ही नहीं थी कहने की। आपने जनता को गुमराह किया, आपको माफ़ी मांगना चाहिए। जब आपने कहा हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, डेफिनेटली हम भी एग्री करते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन उस विश्वगुरु बनाने का मॉडल क्या है, सिस्टम क्या है, क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भारत विश्वगुरु बन चुका है। कैसे? मंदिर बना देने से, मस्जिद तोड़ देने से? कैसे? स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में अध्यापक नहीं है, प्राध्यापक नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की आप हालत देख लीजिए मोदी जी, आप अपने गुजरात की हालत देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी सरकार थी। तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। मध्य प्रदेश के स्कूलों का हाल देख लीजिए, वहाँ पर कितने सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और 3000 कुछ स्कूल बंद होने के भी आंकड़े हमने एक दिन देखे हैं कि आ रहे थे। तो ये तो आपके, वहाँ पर भी आपकी कंटिन्यू 3 बार आपके शिवराज सिंह चौहान जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो भी आपका एक विश्वगुरु मॉडल मैं आपको बता दूं। यूपी की हालत क्या है ये सबको पता है। यूपी में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस की गई है,
हिंदू और राम मंदिर, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राम का सम्मान करती हूँ, वो आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन राम के नाम पर इस तरह से आप करें, क्योंकि राम कभी नहीं चाहेंगे कि राम कभी नहीं चाहेंगे, वही राम नहीं चाहेंगे जो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए थे अपने भाई भरत के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ। तो वो राम कभी नहीं चाहेंगे कि उनके देश का एक भी युवा, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। जिस राम के नाम पर आप ये प्रोपोगेंडा और ये ढोंग फैला रहे हैं, ये अब जनता समझ रही है और धीरे धीरे समझ रही है। ठीक है, किसी चीज़ को समझने में वक्त लगता है। जैसे आपके अंधभक्त लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, मोदी को अभी आए इतने वक्त हुआ है तो विकास में वक्त लगेगा। हमने आपको फिर आपको सेकंड टाइम भी हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया कि हम फिर देखते हैं। अब आपने एक चीज़ बता दीजिए कि स्कूलों में शौचालय नहीं है, स्कूलों में पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जब आप ये चीज़ें कर पाने में नाकाम है, तब आप क्या कह रहे हैं कि उसके बाद आप एक नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण। किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? जहाँ पर मंत्री विधायक किसी लड़की का रेप करते हैं, आप उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते हैं, आप उनको उनके पद से इस्तीफा देने की मांग नहीं करते हैं, और आपके जो प्रवक्ता रहते हैं सो कॉल्ड, वो आकर के ये कह देते हैं ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है। ठीक है, जांच का विषय है तो जब तक जांच का विषय है तब तक आप उन्हें बर्खास्त करके रखिए। अगर जांच में वो निर्दोष पाए जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि उनके साथ क्या होगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को भी, अपने गिरेबान को झांकिए, और ये झांकने की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये रहा आपका मॉडल। अच्छी बात है, हम आपके बात से सहमत भी करते हैं। और स्कूलों में क्या है, कॉलेजों में क्या, इस पर आप बात नहीं करना चाहते, इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? 2 करोड़ रोजगार पर आज कोई भी मीडिया डिबेट करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? कोई भी चैनल तो कह दे कि आज हम भाई रोजगार पर डिबेट करेंगे, 6 सालों में कितने रोजगार पैदा हुए ये सरकार बता दे। आप 2 करोड़ की बात करते हैं, हम 2 करोड़ की बात नहीं करते। आपने अगर 2 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो तो भी आप बताइए, क्योंकि अगर 2-2 लाख लोगों को भी अगर आपने रोजगार दिया होता तो आज होते 12 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका होता। तो एक ये भी है। और भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है शिक्षा ना होने की वजह से, ये आपको अच्छे से पता है। बच्चे दंगई बन रहे हैं और आप बच्चों को दंगई बना रहे हैं, और आप उन बच्चों को अपने बच्चों को तो आप विदेशों में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। जो एक ठेले वाला है, जो सब्जी बेचता है, जो छोले भटूरे के ठेले लगाता है, जो कुछ ना कुछ करके अपना परिवार पालता है, उनके बच्चों को 100-200 रुपये दे करके आप धर्म बचाने निकाल दिए हैं। किस तरह के लोग धर्म बचाने निकले हुए हैं, थोड़ा उनका देखिए। और हम हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कहेंगे मेरा नाम प्रियंका है और मैं हिंदू हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। अगर हम यही बात अब हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोलना है और बताना भी है कि हकीकत क्या है। और हकीकत यही है कि अगर आपकी हम बात करें, मैं जहाँ से ये वीडियो बना रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, और छत्तीसगढ़ में 15 साल से कंटिन्यू बीजेपी की सरकार रही है। मैं कांग्रेस की समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो मेरा वीडियो जिन लोगों तक पहुँचे वो मुझे कम से कम कांग्रेस ही ना कह दें। तो मैं इसलिए बार बार ये बता रही हूँ। आप मुझे बताइए कि 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह ने क्या किया। वो एक प्रोफेशन से डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके पास डिग्री है। तो एक डॉक्टर हो करके उन्होंने हेल्थ पे क्या काम किया? कोई जवाब नहीं होगा। उन्होंने एजुकेशन पे क्या काम किया? कोई जवाब नहीं होगा। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये वही बीजेपी शासित राज्य रहा है जहाँ पर 15 साल बीजेपी होने के बाद भी एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पर रोड के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। आज हम बता दें, जहाँ पर विधानसभा लगती है वहाँ से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर आप जाते हैं तो आपको इंडिया नहीं भारत से मुलाकात होती है। आज हम बार बार कहा गया कि 36,000 किलोमीटर ऐसा कुछ है, ये डेटा मुझे कंफर्म नहीं है कि इस तरह से प्रतिवर्ष मोदी सरकार ने रोड बनवाया। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ बनवाया, लेकिन मुझे इतना पता है, मैं जिस राज्य में रहती हूँ वहाँ आज भी भारत बसता है, इंडिया नहीं बसता। वहाँ हिंदुस्तान बसता है, वहाँ इंडिया नहीं बसता, क्योंकि वहाँ पर रोडें नहीं हैं। आज ऐसे शहर के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां हम आपको बता दें कि पीने का पानी मुहैया नहीं करवा पाए, जो नगर निगम का पानी का कनेक्शन नहीं है, रोडों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, और आवारा पशु घूमते हैं, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। ये बात कहने के लिए बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। कुछ लोग बोल देंगे कि गाय, अब क्या गाय जो आवारा पशु घूमते हैं उस पर भी सरकार का काम करना है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है।
अच्छी बात है, आपने ये सारी चीज़ें तो कर डाली। आपने एक भी स्कूल ठीक नहीं किए। 15 सालों में आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया? अगर आप पुलिस विभाग में जाकर के देख लीजिए, वहाँ पर स्टाफ की पूरी कमी है। और हाँ, पुलिस विभाग से याद है कि मैं विधानसभा पुलिस स्टेशन की बात करती हूँ। मैं जहाँ पर रेगुलर मेरा आना जाना रहता है किसी न किसी कारण की वजह से, वहाँ पर मेरे को सारे अच्छे से जानते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे पुलिस वाले जब कोई चीज़ अपनी तकलीफ़ बताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार हम किस भारत में रह रहे हैं। क्या इसी भारत की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी? क्या इसी भारत की कल्पना सरदार पटेल ने की थी? लोग महात्मा गांधी को बुरा भला कहते हैं। महात्मा गांधी को आप बुरा भला कह के अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते। क्या सरदार पटेल ने इसी भारत की कल्पना की थी? लाल बहादुर शास्त्री ने इसी भारत की कल्पना की थी? जहाँ पर पुलिस वाले वहाँ काम करते हैं, उनको प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिलता, वो खुद जाते हैं, पानी लेके आते हैं, ये उनका सम्मान है। वो टंकी में खुद घुस के सफाई करते हैं, तब वो पीने का पानी आता है। तो ये है डॉक्टर रमन सिंह का मॉडल। बिल्कुल, मैं आपको इसीलिए तथ्यों के साथ कह रही हूँ कि कल को ये ना कह दे कि आप झूठी अफवाहें फैला रही हैं। मैं आपको इसीलिए नाम बता रही हूँ। वहाँ पर एक चीज़ हमने और भी देखी कि अगर उनके अपने ही डॉक्यूमेंट रखने के लिए उनके पास एक कबर्ड नहीं है, एक अलमारी नहीं है कि जिसमें वो अपने सेफ डॉक्यूमेंट रखें, तो वो क्या करते हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब छोटी छोटी अपनी अलमारी खरीद के रखें। ये मज़े की बात है, सरकार की व्यवस्था की बात है, ये विकास की बात है। जो रमन सिंह ने 15 सालों में ये विकास को किया है, बहुत सराहनीय है। तो 15 सालों में उन्होंने जो विकास किया, पुलिस में अगर आप जाकर इंटरनली उनसे अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि जो अलमारी वहाँ पर रखी हुई है वो पुलिस के किसी स्टाफ ने खरीद के रखी है। अब वो तब तक अलमारी वहाँ रहेगी जब तक वो वहाँ पर है। जब उसका ट्रांसफ़र होगा किसी दूसरे थाने में या कहीं और, तो वो अपनी अलमारी वहाँ से शिफ्ट कर लेता है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं। उनका कहना है कि जिस पन्ने पे हम एफआईआर लिखते हैं या जिस पन्ने पे हम किसी का बयान दर्ज करते हैं वो पन्ना भी हम अपने पैसों से खरीदते हैं। ये है डेवलपमेंट। इंडिविजुअली डेवलपमेंट तो हुआ छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जनता का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर शासन प्रशासन की हरकतें नहीं सुधरी। अब एक चीज़, एक दिन हम गए तो उन्होंने कहा मैडम आप इतने दिनों में आइए, हम आपको आज चाय पिलाते हैं। हमने कहा नहीं बहुत शुक्रिया आपका, फिर कभी हम पिलेंगे। तो क्योंकि वो हमारे घर भी आते जाते हैं, तो कुछ पारिवारिक संबंध हो चुके हैं बहुत अच्छे और बड़े अच्छे। विधानसभा के तो फिलहाल अभी जो टीआई राठौर साहब आए हैं वो तो लाजवाब है, उनके जैसे टीआई की ज़रूरत है अभी सभी थानों में छत्तीसगढ़ के। तो वहाँ पर ये हालात है। अगर उन्हें टॉयलेट क्लीन करना है तो वो सोचना पड़ेगा। ये अगर उन्हें अब आधे से ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, उनको कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती, तो सरकार की जवाबदारी थी कि वहाँ एक कंप्यूटर टाइपिस्ट वहाँ पर दें या वहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसी कराएं कि उनको वो अपने आपस में कॉन्ट्री करते हैं और फिर उन्होंने किसी को हायर करते हैं कि भाई तू आना हमारा डेटा एंट्री कर देना, हमारा ये टाइप करके हमें दे देना। तो ये स्थिति है। ये मैंने एक सिंगल पुलिस वाले की बताई। अब मैं आपको चलती हूँ, चलिए मैं आपको अस्पताल की हालत बताती हूँ। जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसका भी यही हाल है। हॉस्पिटल में आपको जाके देखिए, इतनी गंदगी मिलेगी, इतनी गंदगी मिलेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। वो कुछ फ़ोटो अगर हम शेयर करें तो शायद ये लोग कह देंगे कि ये आपने कहीं दूसरी जगह से फ़ोटो ली है, ये फैक्ट और सही फ़ोटोज़ नहीं है। तो ये है विकास का मॉडल। छत्तीसगढ़ में कितनी बेरोज़गारी पहुंच गई है आप देखिए। नेत्र विभाग की भी एक स्टोरी है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास जानकारी आई कि बस्तर संभाग सरगुजा की तरफ से, बस्तर संभाग सरगुजा संभाग आदिवासी लोगों को क्षेत्रों में बहुत सारे पदों की नियुक्तियां करनी थी क्योंकि वहाँ पे पद रिक्त थे। तब भाजपा की सरकार थी और स्पेशल बोर्ड के तहत उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। स्पेशल बॉन्ड के तहत उनकी एक ट्रेनिंग करवाई गई और जब ट्रेनिंग हुई तब 5 साल के लिए उनका बॉन्ड भरवाया गया था कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बच्चे भी खुश हो गए, चलो आदिवासी बच्चे हैं और अच्छी बात थी कि हर एक तबके को नौकरी मिले, हर हाथ में रोज़गार हो, तो बड़े खुश हो गए। तत्काल काम मिलेगा, फटाफट लोगों ने की, पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद कांग्रेस आ गई। जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि अभी फंड ही नहीं है। फंड कैसे नहीं है? जो चीज़ 12-13 में निश्चित थी कि ये होना ही है और बस वहाँ पर ट्रेनिंग की वजह से नहीं हो पाई नियुक्तियाँ, तो जब ट्रेनिंग हो गई तब तो होना चाहिए था। तो इसमें फ़ंड की कहाँ से बात आ गई? तो बस बात यही है कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यही है विकास का मॉडल और इस पर हमें हंसते हंसते रहना चाहिए अपने डेवलपमेंट पे।
और छत्तीसगढ़ में भी एक चीज़ है कि 310 पद रिक्त हैं नेत्र विभाग में, और अभ्यर्थी हैं जो सीधी भर्ती होना चाहिए था 250 लोग हैं। 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, भटक रहे हैं। 12-13 में इन्होंने सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इन्होंने नियुक्तियाँ ट्रेनिंग ख़त्म करवा दी। चलिए ठीक है, अगर आपने करवा दी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है चंदूलाल चंद्राकर, रायपुर में है ये, छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों चल रही है? इसको किस कानून और किस सिस्टम के तहत इस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज है ये, तो यहाँ पर ये चीज़ों को चलने दिया गया, बाकी जगहों पे बंद कर दिया गया। वो भी सरकारी कॉलेजों पे आपने क्यों बंद किया? उसके पीछे का कारण क्या था? तो अच्छी बात है, ये हमारा विकास का मॉडल है, इस पर हमें चर्चा बीच बीच में करते रहना चाहिए, तो मज़े की बात है। पर हमारे इतना कहने के बाद भी सरकार को शर्म नहीं आती कि वो जनता के लिए कुछ करे। अगर आप टीचर्स डिपार्टमेंट में देख लीजिए, मैं एकदम बिल्कुल आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि एक सीसीआई मर्डर कॉलोनी बोलते हैं उसको, वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर टीचरों का पूरा अभाव है। वहाँ पर कुछ टीचर ऐसे रखे गए हैं जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो समिति है, उस समिति की तरफ से स्व सहायता के रूप में रखे गए हैं। वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। मतलब कि तीन टीचरों की बिल्कुल मेरे नॉलेज में जो ये कमी, मतलब इस तरह से पता नहीं कितने सिस्टम है जहाँ पर शिक्षकों की पूरी कमी है, और हम विश्वगुरु बनाने चले हैं। स्कूलों को, कॉलेजों को हम टीचर नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं और हम विश्वगुरु बना रहे हैं। आज केंद्र तक ये मेरी बात पहुंचना चाहिए कि मोदी जी, आप इतने लंबे जो वादे करते हैं तो वादों के बारे में थोड़ा सोचा भी करिए। और इस लॉकडाउन में जो हुआ वो तो सबको, मेरे को लगता है कि जनता जाग चुकी है। लॉकडाउन ये इसीलिए हुआ कि जनता सरकार की हकीकत को जाने कि सरकार हमारे लिए क्या करती है। वो एक कहानी थी जब उरकुरा या गुढ़ियारी का एक लड़का था, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के दरवाजे पर, बेरोजगारी, विकलांग था, तो उसने आत्महत्या कर ली रोजगार की वजह से। उस जान की भरपाई कैसे हुई ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी लॉकडाउन में 28 मार्च नहीं, शायद 28 मई वही था, वो मई जो अप्रैल मई की कहानी है। हरदेव नाम के एक लड़के ने भूपेश बघेल के घर के पास आत्महत्या करने की कोशिश की। भूपेश बघेल ने अपना बड़ा दरिया दिल दिखाते हुए उसकी पत्नी से सिर्फ इतना पूछा, तुम्हारे घर में खाने की कमी तो नहीं है, भूख से तो नहीं मर रहे हो? उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों इसने स्टेप लिया? बेरोजगारी। आज युवा कंटिन्यू सुसाइड कर रहे हैं, इसका कारण बेरोजगारी है। और बेरोजगारी जो है उसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ हमारी सरकारों का है। ये जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैला के रखा है, क्यों संविदा में नियुक्तियां करते हैं, क्यों संविदा नियुक्तियां होती हैं, क्यों परमानेंट वैकेंसीज नहीं निकल, परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी जाती? हम तो इसके भी खिलाफ है कि जो आप प्लेसमेंट से करते हैं। मेरा कहना है कि आपने जो रिजर्वेशन दिया है, मैं रिजर्वेशन के सपोर्ट में हूँ। हर तबके के लोगों को ऊपर उठना जरूरी है, चाहे वो आदिवासी हो, ओबीसी हो, SC ST हो, जनरल हो, सभी को। हम समाज का हिस्सा हैं, ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं। हम चाहते हैं क्यों नहीं यहाँ पे एक कंपटीशन एग्ज़ाम वो करते, और उसके तहत जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर आप नियुक्तियाँ, परमानेंट नियुक्तियाँ करने में आप क्यों डरते हैं? पर हम क्या करें, ये तो खाली पद है जहाँ तो चलो काम चल रहा है, 5,000 8,000 में लड़के काम कर। यहीं पर छत्तीसगढ़ की एक गाइडलाइन है, कलेक्टर की गाइडलाइन है कि जो अनपढ़ हैं, अनस्किल्ड हैं, 8,750 रुपये इनको देना है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कहीं ना कहीं 4,000 5,000 में नौकरी कर रहा है। चाहे आप किसी भी विभाग में जाके देखिए, कहीं भी देख लीजिए। क्यों? ये सरकार की किस तरह की मानसिकता है? या सरकार हमारे लोगों को जागरूक नहीं करना चाहती, उनके वोट बैंक खत्म हो जाएंगे, या लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। पता नहीं इनकी मानसिकता अभी क्या है, पर अब ऐसा है कि लोग समझने लगे हैं। अब हम आपको बताएं कितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं। डॉक्टर्स की हैं, टीचर्स की हैं, पटवारी की हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नर्स हैं। अच्छा, अभी कोरोना है तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि 3-3 महीने के लिए नर्सों को संविदा पे रखा गया। क्यों ये नर्सें परमानेंट क्यों नहीं हुई? इतने साल से वैकेंट हैं ये पद, क्यों नहीं भरे गए? क्या कारण था? क्या ये जब आपने ये कोई प्राइवेट कंपनी खोल रखी है क्या? ये देश सरकार, ये जो सरकारें हैं ये देश चलाने के लिए हैं, राज्य चलाने के लिए हैं, ये कि प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए हैं? अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप एक काम कर दीजिए, जनता को ही सौंप दीजिए। मुझे यकीन है जनता भी बहुत अच्छा करके दिखाएगी, बिना पद के, बिना पावर के, क्योंकि जनता को काम करना है, लोगों को काम करना है। आपसे नहीं होता तो आप कुर्सी को छोड़ दीजिए। हम एक सरकार से परेशान थे कि वो हमेशा गौमूत्र और गोबर की बात करती थी। एक ऐसी दूसरी सरकार आ गई है
कि वो रोजगार पे बात नहीं करती। एक सरकार थी जिससे हमको शिकायत थी कि गौमूत्र और गोबर पे बात करती है, दूसरी सरकार ऐसी है राज्य में हमारे पास कि वो रोजगार पे बात नहीं करती, वो परमानेंट पे बात नहीं करती। आज 2.5 से 5 लाख ऐसे 5 लाख के आसपास होंगे, उससे ज़्यादा हो सकते हैं ये डेटा, जो अनियमित कर्मचारी हैं। क्यों इनको रेगुलर क्यों नहीं किया गया? या कि आपके पास जगह नहीं है तो आप इन्हें निकाल दीजिए, आप टेम्परेरी बेसिस पे क्यों रखें? जॉब की सिक्योरिटी इनके पास क्यों नहीं है? जब चाहे आप किसी को भी छटनी कर देते हैं, किसी को भी निकाल देते हैं, कभी किसी को भी रख लेते हैं। तो क्या अब जो छोटी छोटी कंपनियां, जो आपके जो चमचे हैं, ये लोग राज्य को चलाएंगे? ये लोग विभागों को चलाएंगे? कैसे चलेगा राज्य? मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी 5 साल भी कुछ कर पाएंगे। आज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, आज 20 महीने हो चुके हैं। मैंने इनके मैनिफेस्टो देखे हैं कि मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादे किए थे जनता से, तो वो तो पूरी तरह से नकारा और फेल निकल गए, कोई काम के नहीं रहे। वो तो एक ऐसा फिकोलॉजी था कि समझ ही नहीं आया। मतलब आज हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी वही काम कर रही है, राज्य सरकारें भी वही काम कर रही हैं, और टीवी चैनल जो है वो फैक्ट्स नहीं दिखाता। पता नहीं टीवी चैनल में जो चौथा स्तंभ माना जाता था, जिसका काम था सरकार को आईना दिखाना, जनता की आवाज़, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, वो भी निष्क्रिय और चुप पड़ा है। किसका डर है भाई? किसका दबाव है? अगर कहो तो कहते हैं नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप रोजगार और बेरोजगारी, रोजगार कैसे मिलेगा और बेरोजगारी से निपटने के कारण क्या है, कैसे निपटा जा सकता है, क्या इसके प्रोसेस होंगी, आप इसके लिए कभी आपने टीवी चैनल्स पर क्यों डिबेट नहीं बुलाते? आप इस टॉपिक पे डिबेट क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसे टॉपिक पे डिबेट करते जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो आप हर हाथ को काम दीजिए। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि इन्होंने जियो लॉन्च करवा दिया, और जियो ने, अंबानी जी ने इतना आसानी से लोगों को, बेरोजगार लोगों को उलझाया कि हम अपने कैरियर को ना देख के हम टिकटॉक में लग गए, हम फेसबुक के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम धर्म बचाने निकल गए। लड़कियों पर, महिलाओं पर उल्टे सीधे अभद्र तरीके से कमेंट करना सीख गए। तो रोजगार तो हमारे हाथों को मिला है, चाहे वो फेसबुक हो। फेसबुक ने भी अच्छा रोजगार दिया है कि फेसबुक चलाओ, फेक न्यूज़ फैलाओ, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे पास है ही। मैं तो इसको बोलती हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम, व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा नाम रख दो, या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया रख दो, कि भाई सबको पता चले कि जितनी झूठ और अफवाहें हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और व्हाट्सएप एक इतना सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो चुका है, मैंने देखा कई जगहों पर, कि कोई भी इंसान किसी के भी फेक आईडी से किसी को कोई भी मैसेज कर देता है, वो वैलिड हो जाता है। तो अच्छी बात है। अब पुलिस को भी इसमें बड़ी सहायता मिली है, मैंने सुना है कि फेसबुक के माध्यम से अब उन्हें भी कुछ काम करना नहीं पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी पे तो इतने वर्कलोड हैं, उनके पास स्टाफ की कमी है, तो वो खुद ही जानते हैं। मैंने अब अगर आप राम मंदिर से निकल आए होंगे तो फिर आपको लगा दिया गया सुशांत मर्डर केस पे। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस, मैं सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड था या मर्डर था मुझे नहीं पता अभी, वो तो क्लियर हो गई, जांच का विषय रहा है। तो अच्छी बात है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए कि क्या हुआ। और ठीक है, वो उभरता हुआ कलाकार था, हम एग्री करते हैं, उसने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी दी, लोगों का अच्छा एंटरटेन किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो वो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग फेसबुक में उठा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? आप चाइना से कंपेयर करते हैं, आप अमेरिका से कंपेयर करते हैं। आज तक हमने अपनी दोनों सरकारों को देखा, चाहे वो बीजेपी की और कांग्रेस की, उन्होंने हिंदुस्तान की कल्पना सिर्फ पाकिस्तान से की। आप किस पाकिस्तान की कल्पना, किस पाकिस्तान से आप हमारे कंपैरिजन करते हैं? किस चीज़ों से आप कंपैरिजन करते हैं? वहाँ की आबादी कितनी है? 25 करोड़, 30 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान के पास क्या है? वो पहले से भिखारी, भूखा, नंगा और बर्बाद देश है। जब भी बात होगी पाकिस्तान, अगर हम थोड़ी बहुत वहाँ से निकल आए तो हिंदू मुसलमान कर लेंगे। इससे क्या मिल रहा है जनता को? बेरोजगारी, दंगे, निर्दोष लोगों की जान का जाना, ये क्या हो रहा है? और इसे हम कब तक सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम रोजगार के मुद्दों पे कब बात करेंगे? कभी नहीं। दूसरा, क्या छत्तीसगढ़ में किसी पर्यटक स्थलों की कमी है? यहाँ के टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट किया गया?
कि टूरिज्म से भी कुछ पैसा सरकार के खजाने में आए, जिससे कुछ काम हो सके। छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को तो कोई जानता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के ही लोग अपने टूरिज्म को नहीं जानते हैं। जो यहाँ के कहने चाहिए, जो यहाँ के शुरू से निवासी हैं, वासिंदे हैं, उनको ही नहीं पता चला कि छत्तीसगढ़ में क्या है। क्यों छत्तीसगढ़ के बारे में जनता को नहीं बताया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा के लिए जाना जाता है? क्यों नहीं ये प्रमोट किया जाता? क्यों इन चीज़ों पर फोकस नहीं किए जाते? क्यों टूरिज्म को प्रमोट करके यहाँ से रोजगार क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि रोजगार भी लोग आएंगे, रोजगार मिलेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। क्या भारत की अर्थव्यवस्था हम हिंदू मुस्लिम करके सुधार लेंगे? और कब तक सुधार पाएंगे हिंदू मुस्लिम करके, और कितने दिन तक? लोगों की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, परचेजिंग कैपेसिटी तो है नहीं, क्योंकि पे ही नहीं हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए छत्तीसगढ़ में, सब कहते हैं मेरी हालत ख़राब हो गई है, मेरे पास नहीं है, मैं किसी को पे नहीं कर सकता। तो आज नौकरियां जा रही हैं, और नौकरियों के जाने का आंकड़ा आप देखिए कि हमारी जनता कितनी है। 60 लाख मजदूर जो हैं वो आज भी आज उनके हाथ में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में थे, आज वो अपने गांव घर अपने राज्य में जा चुके हैं, और कोरोना की वजह से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, और दूसरा उनके हाथ में काम नहीं है। दूसरा एक चीज़ और है कि उन्होंने जो ये सफ़र देखा है, भुखमरी देख ली कि हम कमा के भी हमें पैसा नहीं मिला, या उनके साथ जो जो चीज़ें हुई, तो उसके तहत उन्होंने देखा कि अब बाहर जाना मुमकिन नहीं है, अब लोग सुसाइड कर रहे हैं। और मेरी आह्वान अगर विनीत कौशिक तक पहुँचे तो कौशिक, मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है बेटा, तुम सुसाइड मत करो, तुम अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। तुम अकेले ही वो शेर बन जाओ कि जंगल का राजा शेर जैसा होता है कि वो 1000 जानवरों को पीछे पछाड़ देता है। तुम सुसाइड का जैसे गंदे कदम मत उठाओ। सुसाइड क्या है यार? सुसाइड तो इन सरकारों को करना चाहिए। इनके नकारापना, इनके निकम्मा, इनकी गलतियाँ, इनके भ्रष्टाचार वालों को ये सुसाइड करना चाहिए। तुमने तो मेहनत की है, तुमने तो पढ़ाई की है, तुमने तो M.Tech किया है, तुमने कितना स्ट्रगल किया होगा अपने एजुकेशन में, तुमने कितना टाइम एक्सपेंड किया होगा उसके लिए, तुमने अपने दिन रात एक कर दिए होंगे। तुम्हारे माता पिता ने कितनी मजदूरी करके, खेतों पे काम कर करके तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें एक काबिल इंजीनियर बनाया, पर इस दिन के लिए नहीं बनाया कि तुम गलत स्टेप लो। विनीत, तुम आगे बढ़ो, आगे देखो, रोज़गार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। सुसाइड मत करो। यहाँ पर जो आज छोटे से हैं, वैसे सबको पता है, मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कितने लोगों की नौकरियाँ गई है। यहाँ पर 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। अप्रैल में गई है 1,77,000 लोगों की, मतलब ये सिंपल डेटा है। उसके बाद मई में गई है 1 लाख लोगों की। 2 करोड़ नौकरियां गई हैं, मैंने गलत बोला। अप्रैल में 1,77,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, मई में 1 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, जून में 49 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी, क्योंकि लॉकडाउन खुला था तो लोगों को लगा कि अब धीरे से चीज़ें सुधर जाएंगी, उम्मीदें यही थी। लेकिन ये जो लॉकडाउन था, इस हफ्ते यहाँ लॉकडाउन, उस हफ्ते यहाँ, फिर 15 दिन, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, ये जो लॉकडाउन का प्रोसेस था, इससे जो उथल पुथल मची है, ये उसी का नतीजा है। जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 2 करोड़ लोगों के आसपास की नौकरियां गई हैं। बेरोजगारी दर सबको पता है कि आज 60% से प्लस जा चुकी है। ये जुलाई तक के आंकड़े हैं। हम अगस्त में हैं, अगस्त की बात अभी हम नहीं कर सकते जब तक 30 अगस्त नहीं आएगा। उसमें भी वैसे भी अभी भी नौकरियां लोगों की जा रही है, लाइफ में किसी के स्टेबिलिटी नहीं आ रही है जॉब को लेकर के, और बस यही चल रहा है। फिर आपने एक प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बड़ी मज़ेदार बात कर दी कि भाई अब लोगों को नौकरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। हमने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ही बना दिया कि एक ही एग्ज़ाम के थ्रू वो सारे पोस्ट या सारी नौकरियों के लिए वो अप्लीकेशन करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि 6 साल में आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है। मुद्दा ये है कि 6 साल में आपने कितने हज़ार लोगों को, कितने लाख लोगों को आपने रोज़गार दिया है। पहला मुद्दा यहीं पर है। आप आगे क्या करेंगे, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। हमने 6 सालों में भी देखा और हम आगे भी देख लेंगे। इस तरह से अगर आप देखें तो राज्य में आज 28 लाख लोग बेरोज़गार हैं। नियमित अनियमित पोस्ट जो वैकेंट है, ये एकदम सरकारी और खुले हुए आंकड़े हैं, इसमें कोई हिडन नहीं है, कोई छुपा नहीं है, सबको पता है। तो 6 वर्षों में ये नौकरी नहीं बताती हैं। अच्छी बात है, हमने इतने सारे विकास जो कर लिए। आज आप देखिए कि
एक सब्जी वाला भी सोचता है कि मैं परिवार कैसे चलाऊंगा। सब्जी वाले को आप गरीब मत समझिएगा। जितना आप एक दिन में आपकी एक दिन की पगार होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो एक दिन में सब्जी में कमा लेता है। लेकिन आज उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध सरकार ने लगाया, किसने लगाया नहीं पता। वो कहता है यहाँ पर वसूली होती है। ये है भ्रष्टाचार, ये है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की परिभाषा यही है कि जब एक सब्जी वाले को सब्जी का ठेला लगाने के लिए लोगों को पर डे वो 500 रुपये पर डे देता है अपनी मेहनत का। और ये एक सब्जी वाले के लिए इन्होंने अपना पूरा यूनियन बना लिया है। ये लॉकडाउन की वजह से चुप है। इन्होंने कहा है कि हम आवाज़ उठाएंगे कि हम पर डे 500 रुपीज़ हम देते हैं सिर्फ ठेला लगाने के लिए। ये कैसा किराया है भाई? तो फिर वो 15,000 रुपये की कहीं पे दुकान ले लेगा भाड़े पे। व्यवस्थित तो रहेगी ना, सुरक्षित तो रहेगा फल सब्जी। तो ये है देश का मॉडल और हम इस पर बहुत गर्व करते हैं।